हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने प्रोसीड कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन कल अपनों ने पढ़ा था, उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स अपनों ने देखे थे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर लाइपोइडल मॉडल आया था। सेकंड नंबर जो मॉडल आपको देखने को मिला था वो सैंडविच मॉडल था। थर्ड नंबर यूनिट मेम्ब्रेन, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड आज के टाइम में अपने पढ़ते हैं वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 लास्ट आया था। उसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस हुए थे कि यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल के कुछ जनरल फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है, वो सारे पॉइंट्स अपनों ने वन बाय वन अच्छे से एनालाइज किए थे। क्या क्या थे वो, इसके अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है ड्यू टू द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सेकंड नंबर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। थर्ड नंबर इसके अंदर जो आप लोगों से डिस्कस हुआ था कि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स एंड द साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स व्हिच इज टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। और लास्ट डिस्कस हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिलता है। ये जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुए थे। अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट जो अपने को प्रोसीड करना था, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ कि एक एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर मेजर डिफरेंसेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर इसमें आप लोगों को बताया गया था कि एनिमल सेल के अंदर आपको अगर देखें लास्ट सेंट्रल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, वहाँ स्मॉल पेरिफेरल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटली सेल वॉल टोटली एब्सेंट होती है, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल टोटली एब्सेंट, इधर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आपको मैच्योर प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है, इधर वैक्यूल्स रिड्यूस या एब्सेंट होती हैं। प्लास्टिड्स एब्सेंट है, उधर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, अगर आप सेंट्रियोल को देखें तो इज सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सभी प्लांट सेल्स के अंदर आपको सेंट्रियोल जो है ऑलमोस्ट एब्सेंट देखने को मिलता है। ये जनरल आप लोगों से डिस्कशन हुआ था। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जनरल आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। गुड इवनिंग बेटा। बाकी जो आपके भाई बंधु सो गए हैं उनको भी एक बार जगा दीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लें क्योंकि रेगुलर अब आपको रहना होगा। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाइपोइडल मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इन सभी का क्या ड्रॉबैक था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी और जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है उसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाए थे। और फाइनली जो मॉडल आया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर लिपिड बाइलेयर का जो पूरा कंप्लीट सी है उसमें आइसबर्ग की फॉर्म में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपने डिस्कस किया था एक बेसिक सेल को लेकर के एरिथ्रोसाइट, जिसके केमिकल एनालिसिस से अपने को पता चलता है कि इसमें लिपिड और प्रोटीन का जो कंटेंट है, लिपिड अराउंड कितना 40% एंड प्रोटीन कितना रहता है 52% आपको प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिल रहा था। लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आपको प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लोगों को बताया था कि जो लिपिड बाइलेयर है, उस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो लिपिड आपको देखने को मिल रहा है, एक्चुअल के अंदर जो लिपिड की स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें अपने कल मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है इसका कैसा है, हाइड्रोफिलिक। कैसा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सेकंड जो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये डिफाइन करता है इसके हाइड्रोफोबिक नेचर को, हाइड्रोफोबिक पार्ट को। हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड नंबर क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक। जो हाइड्रोफिलिक नेचर आपको देखने को मिल रही है, ये जो हाइड्रोफिलिक नेचर आपको देखने को मिल रही है, सेकंड नंबर क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये पूरा कंप्लीट अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करें, इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ये एक फॉस्फोलिपिड है। क्या है, फॉस्फोलिपिड। और इस लिपिड के अंदर, फॉस्फोलिपिड, इस लिपिड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा है, CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। प्लस इसमें आपको देखने को मिलेंगे फैटी एसिड। और जो आपकी NCERT लिख करके देती है वो कैसे है, सैचुरेटेड। कैसे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर जो इसके साथ आपको देखने को मिलता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप, आपको यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा। ये तीनों मिलकर के फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो आपको फॉस्फेट जो ग्रुप देखने को मिल रहा है, इस पे आपको एक वेरिएबल साइट देखने को मिलती है जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट लग करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुए थे। देखें आप, जनरल मतलब आपको बताया गया है। इधर देखिए, जो मैं फॉस्फोलिपिड बना रहा हूँ, एक फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मान लीजिए एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा OH, और इधर आपको एक फैटी एसिड देखने को मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं OH लिख रहा हूँ। ये एक फैटी एसिड मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है।
सिमिलर आपको अरेंजमेंट, सिमिलर आपको एक फैटी एसिड सेकंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सेकंड नंबर एक आपको फैटी एसिड, और इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, OH। ठीक है, ये फैटी एसिड और यहाँ पे क्या लिखा आपने, OH। अब आ जाइए इनके बीच में वाटर, वाटर यहाँ से रिलीज होता है, वाटर रिलीज होकर के जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ऐसा आपको एस्ट्रल लिंकेज देखने को मिलता है। और थर्ड नंबर जो सबसे लोअर साइड के अंदर आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, थर्ड नंबर जो सबसे लोअर साइड के अंदर दिख रहा है, थर्ड नंबर जो सबसे लोअर साइड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, ओ एच। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है आपका ओ एच, इधर क्या आएगा ओ एच, इधर क्या आएगा ओ एच, ये फॉस्फोरिक एसिड। और ये फॉस्फोरिक एसिड जो आपको देखने को मिला, यहाँ से एक वाटर बाहर की तरफ रिलीज हुआ, वाटर बाहर की तरफ रिलीज होगा तो क्या कॉमन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कॉमन हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ओ एच। अब इसका जो ये हाथ आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे ओ एच ग्रुप आपको देखने को मिलता है, यहाँ इस OH ग्रुप के साथ वेरिएबल, इस OH ग्रुप के साथ में अगर यहाँ पे सेरीन अटैच्ड है, सेरीन अमीनो एसिड अगर अटैच है, तो ये फोस्फोटाइडल सेरीन की फॉर्मेशन करता है। जनरल पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि सर हमें इतना सारा डिटेल आपने क्यों बताया, ये इस वजह से बताया कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इसको मैंने छोटा कर दिया, दिख रहा है आपको, ये फॉस्फेट ग्रुप जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब इस फॉस्फेट ग्रुप को और मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप आपको जो यहाँ पे देखने को मिला, एट द एंड सेरिन रेजिड्यू इसके अंदर अगर अटैच हो गया तो फोस्फोटाइडल सेरिन की फॉर्मेशन हुई होगी, फोस्फोटाइडल सेरिन की फॉर्मेशन हुई होगी, तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ यहाँ जो ये फॉस्फेट ग्रुप मैंने लगाया था, इसको हटा करके मैं अपर साइड के अंदर यहाँ लगा रहा हूँ, सेम वही है, ऐसा कुछ अलग मैंने नहीं बनाया है। ये O और इसके साथ में P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका O, और यहाँ पे भी क्या आएगा OH और OH। ये फॉस्फेट ग्रुप मैंने अपर साइड के अंदर उधर की तरफ लगा दिया, क्यों लगाया, किस बिहाफ पे, यहाँ पे आप इसको हटा करके एक्स लिख सकते हो, वेरी करेगा। ये इतना इतना पॉइंट जो आपको देखने को मिल रहा है, जो इतना इतना पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये डिफाइन करता है इसके हाइड्रोफिलिक नेचर को। और जो टेल मैं यहाँ पे रिमार्क कर रहा हूँ, जो ये दोनों टेल मैंने यहाँ पे रिमार्क की है, जो इसकी टेल मैंने यहाँ पे रिमार्क की है, देखो बेटा ये टेल, ये इसके हाइड्रोफोबिक नेचर को डिफाइन करती है। क्लियर, अपर साइड का जो ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्स ग्रुप देखने को मिलेगा, उससे फॉस्फोलिपिड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट एक फॉस्फोलिपिड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, ऐसा ठीक है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही बार बार आपको रिपीटेड फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये कंडीशन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी। इनके लिपिड की बाइलेयर होती है, ये मैंने एक सिंगल लेयर यहाँ बनाया। ये देखिए बेटा, ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लिपिड बाइलेयर। और उसके अंदर वही कहानी फिर से कि लिपिड बाइलेयर जो है, इसमें बाहर की तरफ आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको आप क्या बोलते हो, हेड रीजन, क्या बोला जाता है इसका, हेड रीजन बोला जाता है। और सेकंड नंबर ये किसको डिफाइन कर रहा है, इसका हाइड्रोफोबिक टेल को डिफाइन करता है। क्लियर, ये जनरल पॉइंट आपको बताए हैं रिगार्डिंग टू द फॉस्फोलिपिड जो कल अपने पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आप लोगों से डिस्कस हुआ था, वन बाय वन अपने पॉइंट प्रोसीड करना स्टार्ट किए थे कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी की सरफेस के अंदर, यहाँ पे जो आरबीसी की सरफेस आपको देखने को मिलती है, इसमें आपको प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं। आउटर सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो टोटल इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप देखें, तो आपको प्रोटीन कंटेंट कितना देखने को मिलता है, 52% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, और लिपिड लिपिड आपको देखने को मिलेंगे 40%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल, सेल टू सेल वेरी करता है। अगर आपसे कोई पूछे
सेल टू सेल वेरी करता है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड सेल टू सेल आपको वेरी करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर। फिर उसके बाद आप लोगों से डिस्कस हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एस ऑफ एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपने देखें, एस ऑफ एक्सट्रैक्शन की अगर अपने बात करते हैं बेटा, देखें आप, जनरल पॉइंट है, एस ऑफ एक्सट्रैक्शन की अगर अपने बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द एस ऑफ एक्सट्रैक्शन आपको दो तरीके के, एक वो जो ये मिड के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आप इसको अगर बाहर की तरफ निकालोगे तो मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो अपर साइड और लोअर साइड के अंदर देखने को मिल रहा है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स आप इजीली यहाँ से बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एस ऑफ एक्सट्रैक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है और अगले साल ये क्वेश्चन आने लायक भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ एस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे मैं एन स्टार 26 लिख रहा हूँ ना, एस ऑफ एक्सट्रैक्शन के भी यहाँ पे आप इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया भी था कि ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स बट ऑल इंटीग्रल प्रोटीन्स आर नॉट अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि दो मेजर पॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में अपने बात करेंगे। एक वो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको देखने को मिल रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनका मूवमेंट। एक वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको देखने को मिल रही है उनके फंक्शन, और दूसरा इनके अंदर प्रोटीन्स की मूवमेंट। अगर मान लो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सामने है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं। ये वो प्रोटीन है जो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है। ये वो प्रोटीन है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर अगर अपने बात करें, ये लिपिड बाइलेयर पूरा कंप्लीट बनाए। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ये प्रोटीन जो आपको देखने को मिल रहा है मिड के अंदर प्रोटीन, इसका जो मूवमेंट है दिख रहा है आपको, ये लेटरल मूवमेंट। अगर प्रोटीन की मूवमेंट की बात की जाए लिपिड बाइलेयर के अंदर, ये जो आपको लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है वो डिपेंड करता है कि ये जो इसमें लिपिड्स हैं ये किस नेचर के हैं। लिपिड की फ्लूइडिटी को डिफाइन करता है। बाहर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने ये शुगर पैटर्न को अटैच किया है, इस लिपिड से क्या अटैच किया है मैंने, शुगर पैटर्न। एक शुगर पैटर्न मैंने इस लिपिड को प्रोवाइड किया। दूसरा एक शुगर पैटर्न मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंट ये प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को मैंने एक शुगर पैटर्न प्रोवाइड किया ना, देखो आप, इस प्रोटीन को मैंने एक शुगर पैटर्न प्रोवाइड किया। ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक ग्लाइको प्रोटीन को, ठीक है। ये डिफाइन किसको कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक ग्लाइको लिपिड को। एक ग्लाइकोप्रोटीन को डिफाइन कर रहा है और एक ग्लाइको लिपिड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हाँ, और ये दोनों प्रोटीन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है। यहाँ जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे ये प्रोटीन्स कैसे होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये प्रोटीन्स कैसा है, ये प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन जिसको अपने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन
चैनल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। अब दिख रहा है आपको ये जो प्रोटीन मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर करके जो आपको बता रहा हूँ, ये इसकी लेटरल मूवमेंट किस वजह से होगी? ड्यू टू द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द क्वासी फ्लूइडिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा, जितना ज्यादा ये लेटरल मूव करेगा उतना ही ज्यादा मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी। अगर अपने आपको कोई बोले कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्लूइडिक नेचर आपको इन लिपिड्स की देखने को मिलेगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेटरल मूवमेंट, कि जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट करेगा उतना ही ज्यादा आपको फ्लूइडिक नेचर देखने को मिलेगी। तो 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि लेटरल मूवमेंट ऑफ द integral protein is possible due to fluidic nature of lipids, and its measurement of fluidity of is the measurement of fluidity of membrane। जितना ज्यादा लेटरली मूव करेगा उतना ज्यादा ही अपने को पता चलेगा कि लिपिडिक नेचर होगी, और उतनी ही ज्यादा आप इसकी फ्लूइडिक नेचर को डिफाइन कर पाओगे। क्लियर? ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए रिगार्डिंग टू द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपको ये जो बाइलेयर देखने को मिल रही है, लिपिड की जो टेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, इन टेल के बीच में यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। ये जो मैं यहाँ पे रिमार्क कर रहा हूँ, ये व्हाइटिश पार्ट से जो मैंने बनाया है, ये किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कोलेस्टेरोल को डिफाइन कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है और उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और हमेशा कोलेस्ट्रॉल इस हाइड्रोफोबिक वाले एरिया के अंदर ही होगा, बिकॉज वो भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसकी 4 स्टीरोल रिंग का बना होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके अंदर आपको 4 स्टीरोल रिंग्स देखने को मिलेगी, उसका बना होता है। ये रफली मैंने यहाँ पे बीच बीच में जो व्हाइटिश दिखाया है कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन कर रहा है। अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर बात की जाए, ये देखिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो मेजर जो फंक्शन है वो सेल ग्रोथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? फर्स्ट जो फंक्शन है वो है सेल ग्रोथ। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सेल ग्रोथ। एक सेल, ये आपको एक सिंगल सेल देखने को मिला, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जैसे जैसे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, सेल कैसा होना स्टार्ट करती है? एक्सपेंड होना स्टार्ट करती है। ये आपको इसका न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेल ग्रोथ जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ तो सेल एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुआ तो सेल एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। उसमें हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पे लिपिड बाइलेयर जो आपको देखने को मिलता है, ये लिपिड बाइलेयर है। बीच बीच में क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? प्रोटीन्स। ये लिपिड बाइलेयर बीच बीच में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? प्रोटीन्स। ठीक, तो कंसर्न ये है कि मेम्ब्रेन के अंदर न्यू प्रोटीन्स और न्यू लिपिड्स ऐड ऑन होते जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फैलती जाएगी। जैसे जैसे इसका इंटरनल कंटेंट बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन उसको सेल ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड नंबर, आफ्टर सर्टेन लेवल जब न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो एनसी रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो डिस्टर्ब होता है, एनसी रेशियो जब डिस्टर्ब होगा तो सेल के अंदर सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो डबल होकर के, मतलब न्यूक्लियस का जो मेटेरियल क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन होने के बाद में सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है। सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट करेगी तो बाहर से अंदर की तरफ एक फ्यूरो बनना स्टार्ट होता है। अब वो जो फ्यूरो बन रहा है उसके अंदर भी कौन हेल्प कर रहा है?
सेल अगर डिवाइडेशन के अंदर जा रही है, मान लीजिए इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में अब इसके अंदर क्या चल रहा है, साइटोकाइनेसिस चल रहा है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में अब इसके अंदर क्या चल रहा है, साइटोकाइनेसिस चल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर बाहर से अंदर की तरफ एक खांच बनती हुई दिख रही है, दिख रहा है आपको, बाहर से अंदर की तरफ एक खांच बनती हुई दिखती है, जिससे टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। तो पहला सेल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, दूसरा सेकंड नंबर सेल डिवीजन, ये किस में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता हुआ दिखाई देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी जो वर्किंग आपको देखने को मिल रही है ड्यू टू द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन थर्ड नंबर, या फिर आप ये बोल दोगे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। एक सेल अपने साथ वाले सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पहचानती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट, मान लीजिए एक सेल ए है, ये सेल ए है, एक सेल क्या है, ये सेल बी है। एक सेल अपने साथ वाले सेल को किससे पहचानते हैं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का जो पैटर्न है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इसको रीड करती है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ प्रेजेंट लिपिड होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के हिसाब से अपनी ही स्पीशीज के सेल को रिकॉग्नाइज करता है और दोनों सेल साथ साथ में रहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अपने बोलते हैं सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दिख रहा है, ये दोनों का जो फ्यूजन होता है उसमें स्पीशीज स्पेसिफिकेशन एक टर्म आती है, क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन। एक स्पीशीज के मेल गैमेट उसी स्पीशीज के फीमेल गैमेट को पहचानते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। 4 नंबर इसका एक वर्क सिक्रीशन, यहाँ आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से जो भी वेसिकल्स के अंदर पैक होगा वो वेसिकल्स बाहर की तरफ रिलीज आउट की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन आपको अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी मटेरियल है वो डायरेक्टली भी सिक्रीट किया जा सकता है और वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर पैक कर करके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भेजा जा सकता है। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब आ जाइए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आपको दिया हुआ है एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दोनों प्रोसेस को आप एक साथ ही समझ लें। एक मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर कंटेंट ये इसका बल्क के अंदर चीजों का इनटेक होना,
ये किसको डिफाइन करता है? ये एंडोसाइटोसिस को डिफाइन करता है। ये है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो ये भी है, ये क्या है? एंडोसाइटोसिस। बट यहाँ पे जो मटेरियल है वो कैसा है? यहाँ जो मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा है? लिक्विड। कैसा है? लिक्विड। तो इसको बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। इसको क्या बोलेंगे? पिन्नोसाइटोसिस। यहाँ जो आपको मटेरियल का जो इनटेक देखने को मिल रहा है वो कैसा है? सॉलिड। कैसा है? सॉलिड। तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। ये पॉइंट आपको क्लियर है? अब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वेसिकल जो इनर साइड के अंदर बना है, ये वेसिकल जो इनर साइड के अंदर बना है, इसको बोलते हैं पिन्नोसोम। लिक्विड मटेरियल होगा तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पिन्नोसोम। यहाँ पे आपको सॉलिड मटेरियल जो इनटेक हुआ वो आपको देखने को, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पिन्नोसोम एंड फैगोसोम। क्लियर? और पिन्नोसोम और फैगोसोम की आपको देखने को मिल रहा है, ये बल्क ट्रांसपोर्ट का है। ये किसका है? बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का आपको देखने को मिलता है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए सेल के बाहर, सेल जो मटेरियल है उसको बाहर की तरफ रिलीज आउट करना, रिवर्स पिनोसाइटोसिस आप बोल सकते हो। ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें बल्क के अंदर मटेरियल बाहर की तरफ रिलीज आउट किया जाता है, और इस प्रोसेस के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक्सोसाइटोसिस। ये किसको डिफाइन कर रहा है? एक्सोसाइटोसिस को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? हाँ बेटा, अच्छे से देखें। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। जनरल सेल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में क्या क्या फंक्शन देखने को मिलेंगे। आपको सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन है, सिक्रीशन है, इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन होती है वो है, और ये बल्क ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड नंबर क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको आप ढंग से देखें, जो जनरल पॉइंट में बोल रहा हूँ, मींस फ्लो। हाँ, अगर अपने बात की जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसका मूव होना? अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव होना, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। वहीं लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपको एफर्ट्स एक्स्ट्रा के अंदर लगाने पड़ेंगे। ये अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये क्या है? अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सब्सटेंसेस जो आपको देखने को मिलेंगे, उन सब्सटेंसेस का जो फ्लो है वो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन की अगर अपने बात करते हैं तो एटीपी एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एटीपी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड देखने को मिलती है। यहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर मेम्ब्रेन प्रोटीन में बी और may not be required। इधर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। जनरल पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, कुछ खास आपको इसके अंदर नहीं बताया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं और जो वर्ड जब सामने आता है तो स्टूडेंट परेशान होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन हिल। क्या बोलते हैं? डाउन हिल। और डाउन हिल का मतलब भी यही है कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। इधर जो आपको देखने को मिलता है इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? अप हिल। अप हिल का मीनिंग ही यही है कि अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स का जाना। ये जनरल पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए जहां पे स्टूडेंट फंसता है कि एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर बात की जाए, ये जो आपको एक प्लाजा मेम्ब्रेन बना करके मैंने यहाँ पे अभी बताया था, अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, तो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है ये देखिए। ये पूरा कंप्लीट यहाँ की लेबलिंग एक बार के लिए मैं हटा रहा हूँ बेटा। ये लेबलिंग जो मैंने की थी ये लेबलिंग हटा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। और सेम वही डायग्राम मैंने उठाया है इसका। ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अब देखो इधर, अगर मान लीजिए कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है, कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो नॉन पोलर सब्सटेंस यहां से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू, यहां से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो इजीली आ सकता है। दिख रहा है आपको? किसके थ्रू? खाली डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू। नॉन पोलर सब्सटेंस डिफ्यूजन के थ्रू यहां से मूव कर सकता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन। ठीक है। बट वहीं अगर मैं पोलर सब्सटेंस की बात करता हूं, पोलर सब्सटेंस ये कब है? जब कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? हायर। और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इनकम्पैटिबली क्या है? लोअर। नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए आप बोल सकते हो, आप यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके लिए आप ये वर्ड बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, सेम कंडीशन आपको देखने को मिल जाए वाटर के लिए। सेम कंडीशन मूवमेंट आपको जो देखने को मिल जाए यहाँ पे, ये मूवमेंट आपको किसके लिए देखने को मिल जाए? वाटर के लिए। ये मूवमेंट अगर आपको वाटर के लिए देखने को मिल जाए, ठीक है, वाटर के लिए अगर देखने को मिलता है, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, तो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसके लिए अपने वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ इधर, ये जो आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है प्लाज्मा, ये जो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है इसके अंदर ये जो प्रोटीन मिड के अंदर है, यहाँ से किस टाइप के,
किस टाइप के आयंस आ सकते हैं? सोडियम, जैसे मैंने बोला सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। मतलब चार्ज जो आयन होंगे उनके लिए आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर आता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, अगर इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हायर, इन सभी का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हायर है, और इनर साइड के अंदर इनका कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर है, आपको कम कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। उस कंडीशन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो होगी बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस टाइप का जो डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है, इस डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड इस डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? और सेकंड नंबर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो बताया था ये कैसा था, ये था सिंपल डिफ्यूजन। तो ध्यान रखना, जनरल पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये दोनों के दोनों, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये सिंपल डिफ्यूजन है। और वाटर का स्पेशल केस है, वाटर का एंट्री इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ऑस्मोसिस। वहीं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर कुछ मूव करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मुझे मूव करवाना है, मान लीजिए ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन, और मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसको मूव करवा रहा हूँ, ये प्रोटीन, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सोडियम पोटेशियम पंप आप भली भांति अच्छे से जानते हैं कि इसमें 3 सोडियम आयंस बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयन इनर साइड के अंदर। और ये जो पंप आपको देखने को मिलता है, एटीपीज एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, ये एटीपीज एक्टिविटी शो करता है। तो ये जो सबसे लास्ट आपको देखने को मिल रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जनरल पॉइंट है रिगार्डिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको पूरा कंप्लीट जो देखने को मिल रहा है। गुड, ये सारी पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या क्या अपनी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। बचा हुआ जो पार्ट एनसीईआरटी से मैं रीड करवा रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, देखें आप अभी जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर फर्स्ट क्या है, देखिए, an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by the Singer and Nicholson, जो अपने कल अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या क्या है देखिए आप, an improved improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Sanger and Nicholson in 1972, widely accepted as a fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluidic nature of the lipid enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. The ability to move within the membrane is measured at its fluidity. कि जितना ज़्यादा वो लेटरल मूव करेगा उतना ही ज़्यादा प्रोटीन जितना ज़्यादा लेटरल मूव करेगा उतना ही ज़्यादा आपको मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिक नेचर देखने को मिलेगी ड्यू टू द लिपिड, और लिपिड उतना ही ज़्यादा अनसैचुरेटेड देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए, द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन is also important from the point of view of the functions like cell growth, formation of the intercellular junctions है, secretion है, endocytosis है, और cell division है। इंटरसेलुलर जंक्शन सेल टू सेल अटैचमेंट जो होती है उसके लिए आपको ये देखने को मिलेगा। अब आ जाइए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लास्ट एंड फाइनल क्या है, देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. ठीक है,
दोनों तरफ स्पेसिफिकली आपको इसमें मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूट मूव कर सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। प्रोसेस का नाम सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपको ये मूव करता हुआ दिखाई देता है। सेकंड नंबर, along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration। second point लिखा हुआ है water may also move across to this membrane from higher to lower concentration। movement of water by diffusion is known as osmosis। इसके लिए क्या टर्म अपने यूज करते हैं? osmosis। ठीक है। As the polar molecule cannot pass through the non-polar bilayer, the requirement of the carrier protein। polar molecule के लिए किसकी requirement होती है? carrier protein की requirement होती है of the membrane to facilitate the transport across the membrane। a few ions and molecules, a few ions and molecules अगर अपने बात करें are the transported across the membrane against the concentration gradient from lower concentration to the higher concentration। such transport of energy dependent process in which the ATP is utilized and it is called active transport like sodium potassium pump। यहाँ पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, और दूसरा आयन के साथ साथ आयन एंड मॉलिक्यूल जो वर्ड यूज किया हुआ वो किसके लिए किया है देखें आप। ये तो आयंस का ट्रांसपोर्ट है। अगर मैं मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे को मेथेनॉल है या फिर एथेनॉल है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? मेम्ब्रेन प्रोटीन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है यहां आपको ऐसा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। तो ये पूरे कंप्लीट फंक्शंस और मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपको अच्छे से बताया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और जो ये प्रॉपरली लेटरल मूवमेंट के बारे में बताया था, याद है? ये जो लेटरल मूवमेंट आपको इन प्रोटीन्स की देखने को मिल रही थी इनके बीच में, ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे ये लेटरली मूव करते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो? जनरल पॉइंट्स आपको बता दिए। यहाँ पे मैंने इसके लेटरल मूवमेंट के बारे में बताया था, ये आप अच्छे से देख लें। एनसीईआरटी से आपको इसको अच्छे से रीड करना है। कल की जो क्लास अपनी रहेगी उसके अंदर अपने सेल वॉल, ये इसका लेटरल मूवमेंट दिख रहा है आपको? या फिर दो ही चीजों को अपने मूव कर पाते हैं यहाँ पे, इधर रुकिए, दिख रहा है आपको? ये पूरा कंप्लीट प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट आपको इधर से इधर देखने को मिलता है, ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है। जितना ज्यादा ये लिटरली मूव करेगा उतनी ही ज्यादा मेम्ब्रेन कैसी होगी? फ्लूइडिक नेचर की। ये जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कैसे पता चलेगा कि उतनी ज्यादा फ्लूइडिक नेचर की? और जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन देखने को मिल रही है, इनमें अनसैचुरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यही डिफाइन करता है कि एक जो मेम्ब्रेन होती है, जितना ज्यादा ये लेटरल मूव करेगा, जितना ज्यादा ये लेटरल मूव करेगा उतना ही आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन अनेबल्स द फ्लूइडिटी ऑफ द, ये बोल सकते हो कि डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप डिफाइन कर सकते हैं ना। दोबारा से सुन लें कि लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन इन द क्वासी फ्लूइडिक लिपिड बाइलेयर अनेबल्स द फ्लूइडिक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। जितना ज्यादा ये लेटरल मूव करेगा उतना ही ज्यादा आपको इसकी फ्लूइडिक नेचर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप अच्छे से देखें, इस तरीके से मूव करता है लेटरल मूवमेंट। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपने पूरा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ा। वन बाय वन सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। ये पॉइंट आपको बताया सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसे है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस हुआ, ये बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम एक बार आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। ये जो पॉइंट आपको दिए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है,
अपर साइड में ये पेरिफेरल प्रोटीन को डिफाइन कर रहे हैं, ये इसके साथ में शुगर मॉइटी अटैच आपको देखने को मिल रही है। ये कोलेस्ट्रॉल जो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन आपको देखने को मिल रहे हैं मिड के अंदर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों से डिस्कस हुआ अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसीड होता है वो आपको बताया। एंड फाइनली पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, वाटर का मूवमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसा देखने को मिलता है, ये नंबर ऑफ आयंस पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस हुए। और ये एनसीईआरटी के अंदर जो आपको इसकी थ्योरी दी है वो मैंने आपको रिमार्क करवाई। तो ये था आपका आज का जनरल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर 2 पॉइंट आपको मेजरली मैंने बताई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, ये आपको अच्छे से पढ़ने, एक बार इसको आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट अपने प्रोसीड करेंगे सेल वॉल के साथ में। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के जितने भी एनसीईआरटी के अंदर, चाहे वो आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल हो या फिर डाइटम्स का हो, डाइनोफ्लेजिलेट का हो, फंजाई का हो, या प्लांटी के एल्गी का हो, या फिर प्लांटी के अदर मेंबर्स का हो, उन सभी को एक साथ अपने डिकोड करते हुए चलेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एब्सेंट मत रहिएगा, क्योंकि सेल वॉल के अंदर कैसे सेल के अंदर जो इलोंगेशन फेज आती है उसमें प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जब कन्वर्ट होता है, मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल के प्रेजेंट होने पे सेल की इलास्टिक नेचर को कैसे डिफाइन करते हो, वो सारे पॉइंट्स अपने को 1 by 1 पढ़ने हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।